चलें, एक चीज तो मुझे समझ आती है कि मोदी साहब के जमाने में भारत के अंदर जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस बड़ा आ रहा है कि जैसे आप भी कह रहे हैं जी कि मिडल ईस्ट से लेके तो साउथ चाइना सी तक, वो अलग बात है कि मामलात क्या चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के डिफेंस बजट की, जिसको लेकर पाकिस्तान, जिसकी हालत हमेशा रोने वाली होती है, वो इस बार फिर रोता आ रहा है। रोना कैसा? वो इस बात से परेशान है कि हमारे डिफेंस बजट इतना ज़्यादा क्यों है। हालांकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी मिला के भी उनका बजट डिफेंस का इतना नहीं आता जितना हमने अपना इस बार रिलीज़ किया है। तो पाकिस्तान जैसा हमेशा परेशान रहता है, वो इस बार भी परेशान है। तो चलिए देखते हैं इस डिफेंस बजट में आखिर है क्या और पाकिस्तान क्यों परेशान है। तो इसी को लेके कर्नल दानवीर सिंह और चिम्मा जी के भी डिस्कशन हो रही है। तो ये वीडियो हम देखते हैं और जानते हैं इस डिस्कशन में क्या है। कल सर जो मैं सवाल करना चाहता हूं वो ये है, और मैं देख रहा था इंडिया टुडे को और बाकी जो अखबारें हैं वहां पे से भी देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि गन्स ओवर बटर। मतलब इंडिया का एक बहुत हिस्सा ये भी बात कर रहा है कि भाई आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना आप पैसा डिफेंस पे लगा रहे हैं। आप तो ओवरऑल को 50 अरब डॉलर से ऊपर चले जाते हैं। तो इतना क्या जरूरत है आपको कि आप इतना ज्यादा डिफेंस बजट रखने की। और अगर गांधी साहब के फलसफे पे चले तो वो तो आपको कभी ना कहते कि इस तरह करो। तो इतना डिफेंस बजट, ये गन्स ओवर बटर वाली बात किस हद तक सही है? गांधी साहब को मेरा नमस्कार है। बहुत ही गांधी साहब का मेरा मतलब है कि राहुल गांधी साहब को मेरा नमस्कार है। मैं सजदा करता हूं उनको। उनका जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि हमें फौज की जरूरत ही नहीं है। हमारे किसान और जो मजदूर हैं, यही अगर बॉर्डर पे खड़े हो जाए तो चाइना डर जाएगा। तो उनका जिक्र ना करें। मेरे को भी अपनी काबिलियत पे और अपनी जो तजुर्बे पे शक पैदा हो जाता है और थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार, जो काम मैं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत पाटे खाऊं और मेरे जैसे काफी लोग पता नहीं क्या है, लेकिन वो तो राहुल गांधी साहब ने कहा है कि भाई वो तो मजदूर और किसान ही सारा काम करेगा, चकदे फट्टे हो जाएंगे बॉर्डर पे। तो खैर उस चक्रों में ना जाए। लेकिन जहां तक गन्स और बटर का सवाल है, देखिए ये मुर्गी और अंडे की लड़ाई है। जो लोग डिफेंस के बारे में ज्यादा समझते नहीं है और उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि ये सब फजूल खर्ची है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है चीमा साहब की, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर, और पुराने हिंदुस्तान की भी बात कर लें, अंग्रेजों के जमाने के हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के आम लोगों ने लड़ाई नहीं देखी है। आखिरी लड़ाई जो देखी थी वो 1857 की लड़ाई देखी थी। लोगों ने लड़ाई बॉर्डरों पे देखी है, अखबार के जरिए देखी है, टेलीविजन के जरिए देखी और सुनी है, फोटोओं के जरिए देखी और सुनी है। तो उनको वो अंदाजा नहीं है। बॉलीवुड की पिक्चर देखकर और बल्ले बल्ले नारे लगाकर मुल्कों के दिफा नहीं किए जाते हैं, डिफेंस नहीं करी जाती है। उसके डायनेमिक्स अलग हैं। प्रोफेशनल्स पर इस चीज को छोड़ देना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं कि किसान कर लेंगे और वो मजदूर खड़े हो जाएंगे, तो ये बातें सुनने में शायद कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है चीमा साहब। और गन्स ओवर बटर में ये है कि अगर गन्स नहीं होंगी, आपकी दिफा नहीं होगी, तो बटर खाने वाले भी नहीं होंगे। वो कहीं मिट्टी में रुड़ रहे होंगे और हाथों में चेनें पड़ी होंगी और कहीं जेल में सड़ रहे होंगे। तो ये एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बटर और गन्स वाली जो थ्योरी है, इसको मैं सिरे से नकारता हूं कि हमें गन्स की जरूरत नहीं है और बटर की ही जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हमें बटर की भी जरूरत है और गन्स की भी जरूरत है। बैलेंस जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। यानी कि आपके कहने का ये है कि आपके पास गन्स होंगी तो बटर की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल। चीमा साहब, इसको मैं थोड़ा सा और क्योंकि अब ये बात सीरियस वाली हो रही है। देखिए, हमारा इशू ये इतना नहीं है कि इट इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चाइना को सेंटर में रख के फिर पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आ जाता है। अगर चाइना को हटा दें तो पाकिस्तान की सिचुएशन वो नहीं है, ये आप भी समझेंगे। तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो पाकिस्तान एक इशू है विच गेट्स काउंटर्ड इन दैट। हमको, हमारा इतना लंबा चौड़ा मैरीटाइम फ्रंटियर है।
पूरा इंडियन ओशन भी देखना है, आपने दूसरे के घर में आग भी बुझाने के लिए तैयार रहना है, आप सपने ले रहे हैं कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपकी बल्ले बल्ले हो, चाइना को वहां काउंटर किया जाए, तो ये बटर से नहीं हो सकता चीमा साहब काउंटर। इसके लिए आपको छुरी कांटे की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसा चाहिए, वो ऐसे नहीं होगा। तो हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्रिंट है उसके जो निशान है ये मिडिल ईस्ट से लेकर और साउथ चाइना सी तक है। इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारा खेल इन्वॉल्व है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना कई लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चले, एक चीज तो मुझे समझ आती है कि मोदी साहब के जमाने में भारत के अंदर जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस बड़ा आ रहा है कि जैसे आप भी कह रहे हैं जी कि मिडिल ईस्ट से लेके तो साउथ चाइना सी तक, वो अलग बात है कि मामलात क्या चल रहे हैं। फोकस हमारा फ्रॉम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट टू नॉट ओनली बी सेल्फ रिलायंट बट वी आल्सो वांट टू बी एक्सपोर्टर्स ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर चल रहा है। अब आपने बात करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अगर लड़ाई होगी चाइना के साथ तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा साइबर वॉरफेयर वाला एंगल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉर्जिया के हवाले से आपने बात करी, वो साइबर वॉरफेयर के चलते उन्होंने किस तरीके से जॉर्जिया की आर्म फोर्सेस को क्रिपल कर दिया, कंट्री की ग्रिड फेल कर दी उन्होंने हर लिहाज से, और बड़ी आसानी से जो फौजें हैं रशिया की उन्होंने जॉर्जिया के ऊपर कब्जा कर लिया, काबिज हो गए। और तो यही कार्रवाई जो है ये हिंदुस्तान और चीन के बीच में चलेगी। चीन का जो बात करते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ भी कैपेबिलिटी एज फार एज साइबर वॉरफेयर इज कंसर्न वो काफी हाई लेवल की है। आपको मालूम है कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, जो आईटी का जो एक्सपर्टीज है हमारी वर्ल्ड रिनाउंड एंड वर्ल्ड नोन है। और क्योंकि मैं फौज के हवाले से बात कर रहा हूँ, फौज के तजुर्बे से बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो साइबर वॉरफेयर जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और उसमें बहुत स्पीड से काम हो रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज भी फोर फ्रंट पे हैं और अगली लड़ाई जो हम चाइना के साथ में लड़ेंगे वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, साइबर स्पेस और स्पेस और आपका ये जो इश्यूज हैं इनके ऊपर हमारी लड़ाई होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पूरे सिस्टम होंगे। हमने एंटी सैटेलाइट वेपन जो पिछले साल जो टेस्ट किया था, पिछले साल, उसका मकसद भी यही था, क्योंकि जब लड़ाई होगी और अगर दुश्मन मुल्क जो है वो साइबर अटैक्स करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमारे को सैटेलाइट्स के जरिए टारगेट करेगा। और अभी हमारी ये कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे चाइना के साथ में लड़ाई होती है तो हम एट द फर्स्ट गो चाइना के सैटेलाइट्स को बर्बाद करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि वो चाइना नहीं करेगा, चाइना भी वो करेगा, क्योंकि दैट इज हाउ इट वर्क्स। जब हम जॉर्जिया की बात करते हैं तो रशिया के पास में कैपेबिलिटी थी, जॉर्जिया के पास में उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर जॉर्जिया के पास भी वो कैपेबिलिटी होती तो वो सैटेलाइट्स को सबको निस्ते नाबूद कर देता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो अभी एज फार एज इंडिया एंड चाइना आर कंसर्न, दे आर वेरी इक्वली पॉइज्ड। इसमें बराबर की टक्कर है जहां तक स्पेस की लड़ाई की बात है, जो स्पेस की कैपेबिलिटी की बात है। तो मैं ये नहीं मानता कि चाइना जो है वो हमारा बुरा हाल कर देगा अगले फ्यूचरिस्टिक वॉर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा और आपने कर्नल दारमीन सिंह की बातें सुनी, उन्होंने डिफेंस के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे जाके आगे इंडिया पे साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो डिफेंस बजट इंक्रीज़ करने का एक मुख्य कारण ये भी है। बट पाकिस्तान जैसे नौसिखिया देश को ये बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने कभी डिफेंस बजट के बारे में इतना कभी सीरियसली सोचा भी नहीं है, और जिसके तहत आज उसकी ऐसी हालत है। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए और पाकिस्तान की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।